के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम कुषाण वंश के बारे में पूरी डिटेल चर्चा कर चुके हैं, तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। आप इतिहास के सारे वीडियो देखेंगे तब आपको लिंकेज मिलेगा। इतिहास पढ़ने के लिए सबसे मेन बात है कि आपको स्टोरी पता होना चाहिए। आप कहीं से भी बीच में से इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए सारे के सारे वीडियो देखिए, आपको एक एक करके लिंकेज मिलेगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत करनी है गुप्त वंश के बारे में। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कुषाणों के संबंध में बताया था कि कुषाणों के जो सामंत हुआ करते थे वो गुप्त हुआ करते थे, और सामंती प्रथा की शुरुआत जो है सातवाहन वंश के द्वारा यहां पर की गई थी। तो शुरुआत करते हैं गुप्त वंश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी वो कौन कौन से स्रोत है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, विशाख दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी का विवाह हुआ तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वह बुक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। यहां से आपको बुक का राइटर का भी नाम बदल जाएगा। दूसरा हरिशण का एक बहुत फेमस अभिलेख, इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिशण आया था समुद्रगुप्त के समय पर, तो इसका प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरा चीनी यात्री फाहियान की एक बुक लिखी गई फायू की। ध्यान दीजिएगा, हैंसोंग आएगा हर्षवर्धन के समय पर, हम बात कर रहे हैं फाहियान की। तो फाहियान का एक वृत्तांत जो बोलते हैं फायूकी के नाम से जाना है। और भानुगुप्त का एक अभिलेख बहुत फेमस है, अभिलेख, जिसमें पहली बार सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल लास्ट में आपको राजा मिलेगा ये। तो टोटल मिलाकर हमको ये 4 प्रमाण मिलते हैं, जहां पर हमको गुप्त वंश के बारे में काफी ज्यादा डिटेल यहां पर मिलती है। अगर हम गुप्त वंश के क्षेत्रफल की बात करें, कहां तक इनका एरिया था, तो इधर अगर बात करेंगे तो यहां से बिहार और उत्तर प्रदेश, जी हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश में इन्होंने शुरुआत में शासन करना शुरू किया। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके सामंत हुआ करते थे? कुषाणों के सामंत थे। तो शुरुआत के जो राजा थे वो कुषाण से, कनिष्क से बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप का वंश तो स्थापित कर दिया, लेकिन कभी बगावत नहीं किया। अगर बगावत कर देते तो कनिष्क उनको मार के इनके धज्जे उड़ा देता। इसलिए गुप्त वंश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन किसी ने अपने आप को राजा नहीं माना। इसलिए अगर हम पहले राजा की बात करते हैं तो गुप्त वंश का जो संस्थापक मिलेगा आपको श्रीगुप्त। मैंने अभी बताया ये केवल एक सामंत हुआ करता था। किसका सामंत था? गुप्तों का सामंत था। तो इसने वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसने अपने आप को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं किया, अपने आप को कभी कुषाण से अलग नहीं किया, इसलिए इसको क्या कहा गया? संस्थापक। अगर समय की बात करेंगे तो 240 ईस्वी से लेकर 280, मतलब लगभग 40 साल तक शासन था इसका। और इसे गुप्तों का आदि पुरुष इसका मतलब यह है कि इसने वंश की स्थापना करी थी, इसलिए गुप्तों का आदि पुरुष बोलते हैं। एक बात इसके बारे में फेमस है कि इसने 24 गांव यहां पर दान में दिए थे। जी हां, 24 गांवों को, जो इसके पास जमीन हुआ करती थी उसके अंदर 24 गांव थे, तो 24 गांव दान में दिए। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं किस गुप्त राजा के द्वारा ऐसा किया गया था? तो गुप्त वंश का संस्थापक मिलेगा आपको श्रीगुप्त। तो पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि इसने अपने आप को कभी भी क्या नहीं घोषित किया? राजा घोषित नहीं है, क्योंकि उसको डर था कुषाण या कनिष्क मेरे ऊपर हमला कर देगा। इसलिए इसके बाद दूसरा आ जाएगा। दूसरा राजा भी इसी खौफ में था। दूसरा जो घटोत्कच हुआ करता था, इसी डर में था कि मैं अपने आप को राजा घोषित करूंगा तो कनिष्क मेरी हत्या कर देगा, मुझे मार देगा। इसलिए इसने भी अपना जीवन सामंत के रूप में गुजारा। इसका समय की बात करोगे 280, ध्यान दीजिए, 240 से 280 कौन रहेगा? श्रीगुप्त। और 280 से 319 ईस्वी तक कौन मिलेगा आपको? घटोत्कच यहां पर मिलेगा। अब जो तीसरा राजा है वो बहुत ही ज्यादा बलशाली रहेगा। उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? अपने आप को कुषाणों से अलग घोषित कर दिया और अपने आप को एक वंश में स्थापित किया। इस राजा का नाम मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम पहला राजा है जिसने कुषाणों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने आप को एक वंश के रूप में स्थापित किया। इसी कारण से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी यहां पर जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब चंद्रगुप्त के समय की बात करें तो जस्ट 319 से लगाकर 335 इससे शासन हुआ करता था। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, इसने एक संवत की शुरुआत करी और संवत का नाम हुआ करता था गुप्त संवत। ध्यान दीजिए, हम इसके पहले 2 संवत पढ़ चुके हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद हम पढ़े थे शक संवत, जिसको 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। याद कीजिए, शकों को हराकर, मालवा के शकों को हराकर यहां पर शुरुआत होगी गुप्त संवत की। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यहां पर की गई। अब मैंने अभी बताया आपको कि शुरुआत के 2 राजा तो अपने आप को कभी राजा मानते नहीं थे, लेकिन इसने अपने आप को राजा माना और उपाधि धारण करी महाराजाधिराज की। क्वेश्चन पूछेंगे, गुप्त वंश में पहला राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था तो कौन सा मिलेगा आपको? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वह कुमार देवी से। ध्यान दीजिए, कुमार देवी जो कि लिच्छवी गणराज्य की हुआ करती थी। लिच्छवी गणराज्य की महिला कुमार देवी से इसका विवाह हुआ तो इसने एक सिक्का चलवाया, इसको बोलते हैं राजा रानी का सिक्का। एक तरफ राजा हुआ करता था, एक तरफ रानी हुआ करती है, इसको बोलते हैं हेड। जैसे हेड और टेल होता है, उसी प्रकार से एक तरफ राजा एक तरफ रानी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा रानी का सिक्का कौन से शासक के द्वारा चलवाया गया? तो वो राजा मिलेगा आपको चंद्रगुप्त प्रथम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम इतिहास में बहुत सारे सिक्के पढ़ के आ चुके हैं। कांसे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? आपका सातवाहन के द्वारा। सोने के सिक्के हम पढ़ चुके हैं, कुषाणों ने बहुत ज्यादा चलवाए थे, गुप्तों के समय भी सजाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहली बार हमको मिलेगा चांदी का सिक्का। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम इतिहास का पहला शासक है जिसने इतिहास में पहली बार
चांदी के सिक्के यहाँ पर चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के चलवाने का सबसे पहला श्रेय किसको आता है? चंद्रगुप्त प्रथम को यहाँ पर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। तो राजा रानी का सिक्का चलवाया, कुमार देवी से विवाह उनका हुआ था, चांदी के सिक्के चलवाने का पहला श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा बलशाली हुआ करता था, नाम था समुद्रगुप्त। आप सभी ने नाम सुना होगा इनका। तो समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक था, इसलिए इसका कंपैरिजन किया जाता है यूरोप के बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट आपने सुना होगा, जो यूरोप क्रांति के बहुत ही महान नायक थे, उनका कंपैरिजन करते हैं समुद्रगुप्त से। इसीलिए उनको भारत का क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। हालांकि हम अगर भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारा इतिहास बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्यों? मैं एक बात का पॉइंट यहां से रखना चाहूंगा। जैसे आपने सुना होगा शेक्सपियर, तो शेक्सपियर जो पोएट्री थे वो तो बहुत बाद में आए थे। हमारे कालिदास जी बहुत पुराने व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अगर हम बोलते हैं कि भारत का शेक्सपियर तो कालिदास को बोलते हैं। ध्यान दीजिए, हम कंपेयर उससे करते जो पहले आता है, पहली चीज का कंपैरिजन बाद से करते हैं, लेकिन हम बाद वाली चीज का कंपैरिजन पहले से करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट तो अभी का आदमी है, 1700-1600 का आदमी है, 1800 का आदमी है, लेकिन जो हमारे समुद्रगुप्त तो बहुत पुराना, लेकिन फिर भी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त बोलता है। उसको कहना चाहिए कि भैया वो यूरोप का समुद्रगुप्त है, लेकिन हमारा इतिहास शुरुआत से ही उल्टा चला है। मैकियावेली की बात कर लीजिए, भारत का मैकियावेली चाणक्य कितने पुराने व्यक्ति है, और वो मैकियावेली जो है वो उसका बहुत बाद का व्यक्ति है, लेकिन हमारे इतिहास में पता नहीं। वो सबसे बड़ी समस्या, हमारे यहाँ पर कोई जो है वो विरोध करने वाला भी नहीं इस चीज का कि भैया हम पहले आए हैं, आपका कंपेयर हमसे होना चाहिए, लेकिन हमारा कंपेयर, हम गुलाम देश थे, हमारी बात उस समय पर ज्यादा कोई रखी नहीं गई, इसलिए हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए भारत, इसका समुद्रगुप्त का जो कंपैरिजन है वो किससे किया जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने जीवन कभी युद्ध नहीं आ रहा। इसने उपाधि धारण करी, उपाधि काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी द्वैत्र। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त किसका बेटा था? मैंने अभी बताया, कुमार देवी का बेटा था। पिताजी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। माता कौन है? कुमार देवी। और कुमार देवी की महिला जो थी वो कौन से वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका लिच्छवी द्वैत्र, लिच्छवी का नाती बोलते हैं इसको। द्वैत्र मतलब होता है लिच्छवी का नाती। ठीक है, आगे पराक्रमांक की उपाधि धारण करी, व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि धारण करी, मतलब बहुत ही ज्यादा पराक्रमी राजा हुआ करता था। इसका दरबारी कवि बहुत ज्यादा फेमस है। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि बहुत फेमस है, हरिशयन। अभी मैंने बताया हरिशयन का प्रयाग प्रशस्ति लेख, आपको इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि मिलेगा हरिशयन, जिसका प्रयाग प्रशस्ति लेख बहुत ही ज्यादा फेमस मिलेगा। आपसे पूछेंगे प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी थी? हरिशयन ने। हरिशयन किसका दरबारी कवि हुआ करता था? हरिशयन दरबारी कवि मिलेगा आपको समुद्रगुप्त का। ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम मिलेगा आपको कांच। इसको बचपन में कांच के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कांच के मूल नाम किसका हुआ करता था? समुद्रगुप्त का। अब बात करते हैं इसके विजय वृत्तांत के बारे में। इसने कितनी विजय करी है? तो सबसे पहले विजय करी आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब होता है उत्तर भारत की विजय। या उत्तर भारत का जो जितने युद्ध लड़े, इसने टोटल मिला के 12 युद्ध लड़े, 9 और 3 के सेक्शन में लड़े गए थे। वो आर्यव्रत की विजय में 9+3 के, मतलब पहले 9 लड़े, बाद में 3 लड़े, टोटल मिला के तो 12। और ये सभी के सभी राज्यों को पूरे तरीके से जीत चुका था, एक भी राज्य नहीं रहा था। उत्तर भारत की विजय को आर्यव्रत की विजय के नाम से जाना गया। अब ये युद्ध जीतने में इसका उत्तर भारत पूरा हो चुका था। ऊपर देखे तो जम्मू कश्मीर, आप यहां देखेंगे असम, नीचे नर्मदा नदी और इधर गांधार, मतलब ये पूरा एरिया जो कौन जीत चुका था? समुद्रगुप्त यहाँ पर जीत चुका था। इसके बाद भी नहीं रुका, अब उसने अभियान किया दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण भारत की जो अभियान था उसको दक्षिण भारत की विजय कहा गया। ये 12 युद्ध जीत तो गया, लेकिन ये जो एरिया था उसको जीत कर इसने वापस उसी राजा को लौटा दिया। इसलिए इस विजय को धर्म की विजय के नाम जाना गया। जी हाँ, दक्षिण भारत की जो विजय, उसको धर्म की विजय कहा गया, क्योंकि इसने सारे के सारे 12 क्षेत्रों को जीता। तो उत्तर भारत के क्षेत्र को जीतकर नहीं लौटाया, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर उन्हीं राजाओं को वापस लौटा दिया। इसीलिए इसे धर्म की विजय कहा गया, और इसीलिए धरनी बंद भी कहा गया। तो समुद्रगुप्त को एक और नाम दिया गया धरनी बंद का है, क्योंकि ये 12 युद्ध जीतकर पूरे के पूरे क्षेत्र को वापस लौटा के आ गया, इसलिए धर्म की विजय। तो उत्तर भारत धर्म की विजय नहीं कहलाएगी, लेकिन दक्षिण में धर्म की विजय यहां पर कहलाएगी। इतना ही नहीं, इसने आठवीं क्षेत्रों की विजय भी करी। 8वीं क्षेत्र होता है जंगल की विजय यहाँ पर, जिसमें इसने उत्तर प्रदेश के गाजियापुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक पूरा जो जंगल का एरिया हुआ कदर, उस पर विजय प्राप्त करी। तो जंगल की विजय भी इसने प्राप्त करी, कहा जाएगा आणविक विजय यहाँ पर कहा गया। तो टोटल मिलाकर काफी ज्यादा आर्यव्रत, दक्षिणाव्रत, आणविक विजय और भी काफी क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त करी थी। एक लाइन समुद्रगुप्त के बारे में बड़ी फेमस कही जाती है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पिया करता था। ये लाइन इसलिए फेमस है कि घोड़ा ऐसे जा जाके पानी नहीं पिएगा। ये एक तरीके से आप मुहावरा बोल सकते हो, क्योंकि आप वहीं से केवल पानी पी सकते हो जहां तक आपका एरिया होता है उसी जगह से। इसलिए लगभग हम बात सकते हैं दक्षिण भारत का पूरा एरिया किसका हुआ करता था? समुद्रगुप्त का। इसलिए एक लाइन बहुत फेमस है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो तीनों समुद्र का पानी यहाँ पर पिया करता था। आगे ध्यान देते हैं, समुद्रगुप्त इतना प्रभाव
प्रभावशाली राजा था कि जिसने यज्ञ करवाया था, इसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ हम पहले पढ़ चुके हैं, काफी सारे राजा पुष्यमित्र शुंग करवा चुका है, काफी सारे राजाओं ने यहाँ पर वो यज्ञ करवाया था। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी करवाया और इसको सिक्कों पर भी छपाया था। तो इसके सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ की फोटो यहाँ पर देखने मिलती है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के समय पर श्रीलंका से एक राजा ने परमिशन मांगी थी बोध गया में मंदिर बनाने की। समुद्रगुप्त अच्छा राजा था, उसने परमिशन दे दी और वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? तो श्रीलंका के शासक के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, किसके शासनकाल में श्रीलंका के राजा ने बोध गया में मंदिर बनाने की परमिशन मांगी थी? तो राजा कौन मिलेगा आपको? समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त युद्ध तो लड़ने में एक्सपर्ट हुआ करता था, बहुत ही अच्छा राइटर भी था, बुक भी लिखी है। तो बुक का नाम है कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र बुक का राइटर या रचयिता कौन मिलेगा आपको? समुद्रगुप्त। इसी कारण से इसको उपाधि मिली है कविराज की उपाधि। तो ध्यान दीजिएगा, कविराज के नाम से एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को कविराज की उपाधि यहाँ पर धारण करी थी? तो राजा कौन मिलेगा आपको? कृष्ण चरित्र। एक और ये रखना, धरणीबंध। धरणीबंध कहा गया क्योंकि धर्म की विजय प्राप्त करी थी। एक और कहा गया लिच्छवी द्वैत्र। लिच्छवी मतलब लिच्छवी का नाती कहा गया क्योंकि उनकी माता जी तो थी लिच्छवी और गणराज्य की वगैरह थी। तो ये समुद्रगुप्त का इतिहास बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसीलिए इतिहास में से क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही फेमस व्यक्ति हुआ करता था। अब ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के बाद में जो अगला राजा है वो राजा का नाम हुआ करता था रामगुप्त। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था। वो राजा तो बन गया लेकिन वो बिल्कुल बुद्धि से ढोर हुआ करता था। कहीं कहीं रामगुप्त की जानकारी मिलती है, कहीं कहीं रामगुप्त की जानकारी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन जहां भी मिलती है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हो सकता है कहीं जानकारी हो कहीं नहीं भी हो। एक अयोग्य शासक हुआ करता था, इसका विवाह हुआ था देवी से। ध्यान दीजिए, रामगुप्त का अयोग्य शासक हुआ करता, लेकिन इसका विवाह किससे हो गया था? देवी से। इसका विवाह तो हो गया, लेकिन जो महिला देवी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करती थी। उस पति से ज्यादा उसको देवर पसंद था। और देवर कौन था भैया? देवर मिलेगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महान शासक हुआ करता था भैया, एकदम हैंडसम बंदा। और जो रामगुप्त हुआ करता होगा, एकदम याद कीजिए, रब ने बना दी जोड़ी वाला, पुराना शाहरुख खान नया शाहरुख खान। हो सकता है ऐसा कुछ चक्कर हो। तो भैया रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी। विवाह तो हो गया लेकिन दोनों ने मिलकर, अब ध्यान दीजिए, देवी का चक्कर शुरू हो गया किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। दोनों ने मिलकर, दोनों ने षड्यंत्र किया और किसकी हत्या कर दी? रामगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। बताओ, अपने पति को ही मार डाला और अपने देवर से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। भैया तुमसे अच्छे तो सीमा हैदर है, पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आके भैया अपने प्यार के लिए। चलिए, इसलिए देवी ने हत्या कर दी किसकी? रामगुप्त की। तो रामगुप्त एक अयोग्य शासक हुआ करता। अब उसको हराने के बाद, रामगुप्त को हराने के बाद, इस बुक इसकी जानकारी रामगुप्त की हत्या देवी ने करी, इस बात की जानकारी जो पोल पट्टे खोले गए वो विशाख दत्ता के द्वारा खोले गए बाद में जाकर। उस समय खोलते रहो, चंद्रगुप्त खोलते रहा उसको। इसलिए रामगुप्त की जो हत्या थी उस बात की जानकारी किस मिलती है? विशाख दत्ता के द्वारा एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी यानी कि महिला, चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम में इस बात की जानकारी यहाँ पर मिलती है, इसलिए बुक का नाम मिलेगा देवी चंद्रगुप्तम। अब रामगुप्त की हत्या करने के बाद अगला राजा बना कौन मिलेगा आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही महान शासक था भैया चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का बहुत महान शासक था। इसने उपाधि धारण करी विक्रमादित्य। ध्यान दीजिए, विक्रमादित्य मैं आपको पहले बता चुका हूं, विक्रमादित्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाधि है, जो कि 14 लोगों के द्वारा। सबसे अंतिम मिलेगा आपको हेमू, जो कि अकबर से लड़ेगा, वो अंतिम रहेगा 14वें नंबर का। इससे बहुत सारे विक्रमादित्य हैं, जिसमें सेकंड नंबर की बात करेंगे तो मिलेंगे हमको चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने शकों को हराकर, ध्यान दीजिए, शकों को पराजित करके, हम इसके पहले शक पढ़ के आए हैं, 5 शाखा में शक हुआ करते थे। तो जो मालवा के शक थे उनको शकों को पराजित करके इन्होंने क्या करा था? अंतिम राजा होगा था रुद्रसेन, और रुद्रसेन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और संस्थापना करी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो उपाधि धारण करी विक्रमादित्य की उपाधि। और याद कीजिए, रुद्र सिंह अंतिम राजा हुआ करता था शकों का, इसको खत्म करके यहां से शुरुआत करी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय बड़ा फेमस था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो न्याय करता बड़ा फेमस था, क्योंकि पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय किया था। इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना प्रखर आदमी, तभी तो किसको पसंद आया? देवी को पसंद आया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, लड़कियों को नॉर्मल लड़के पसंद नहीं आते। आपने नाम सुना होगा मेरे सपनों का राजकुमार, कभी सुना है मेरे सपनों का मजदूर? इसलिए मेहनत कीजिए, मजदूर रह जाएंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। लड़कियों को राजा पसंद है सब। चलिए आगे बात करते हैं, जोक सपाट बात करते हैं पुत्री की। अब देवी और चंद्रगुप्त की पुत्री हुआ करती, इसका नाम था प्रभावती। और प्रभावती का विवाह हुआ था वाकाटक वंश के रुद्रसेन से। जब उत्तर भारत में वंश चल रहा है गुप्त वंश, उसी समय दक्षिण भारत में वंश चल रहा है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यसेन हुआ करता था। हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब इसके बाद बात करेंगे आपका। तो विंध्यसेन संस्थापक था, उसी में विंध्यसेन के बाद प्रबलसेन, प्रबलसेन के बाद आएगा आपका कौन? रुद्रसेन। रुद्रसेन से विवाह कर दिया गया प्रभावती का। प्रभावती का विवाह किससे हो गया?
रुद्रसेन से हो गया, जो कौन से वंश का था, वाकाटक वंश का। और वाकाटक वंश और गुप्त ने ही मिलकर किसको हराया था, यहाँ से शकों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में व्यक्ति आया जिसका नाम था चीनी यात्री, जिसका नाम मिलेगा फाहियान। अभी मैंने आपको बात बताई, फाहियान का वृत्तांत मिलता है, इसका नाम है फायूकी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चाइना से आया था और इसका वृत्तांत मिलता है फायूकी में। कब आया था? 1399, 15 साल रहा इंडिया में। जो फाहियान है वो इंडिया में 15 सालों तक, 399 से 1414 तक चीनी यात्री कहाँ रहा है आपका? फाहियान इंडिया में रहा है। उसके बाद इसका एक अभिलेख बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको दक्षिण दिल्ली में पाया गया, मेहरौली का स्तंभ आज भी स्थित है। और वो वैज्ञानिक उसका पता लगा रहे कि उस समय से लेकर आज तक उस मेहरौली के स्तंभ में जंग नहीं लगी है, तो वैज्ञानिक पता लगा रहे इस पर किस प्रकार के पेंट का प्रयोग किया गया है। तो वो जो स्तंभ मिलेगा कहां से मिलेगा आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय के दक्षिण, जिसमें विजय वृत्तांत के बारे में लिखा गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। जी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नवरत्न किसके दरबार में, तो आपने सुना होगा अकबर के दरबार में हुआ करते थे। लेकिन अगर पूछते हैं प्राचीन इतिहास में किसके दरबार में नवरत्न है, तो आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके इसमें 9 रत्न हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सभी के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करें छपड़क जो थे वो ज्योतिष विद्या में बहुत एक्सपर्ट थे, उनकी द्वारा बुक लिखी है, इसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। दूसरे मिलेंगे आपको धन्वंतरी, आपने नाम सुना होगा, चिकित्सा के बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे और बुक लिखी आयुर्वेद, बहुत ही फेमस बुक है और चिकित्सा की जानकारी यहाँ पर दी थी इन्होंने। कालिदास के बारे में तो आपको जानकारी होगी, नाट्य और काव्य लिखते थे और बहुत सारी पुस्तकें, एक केवल मैंने मेघदूत लिखी, लेकिन ऋतुसारम, विक्रमोर्वशीयम, काफी सारे पुस्तक कालिदास जी की फेमस है। अगर आपको सारी की सारी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा, एक जगह पर हम सारी पुस्तक कालिदास जी की पढ़ लेंगे। तो कालिदास की बहुत ही ज्यादा बताम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसारम, विक्रमोर्वशीयम, सारी पुस्तक इसने लिखी है आपका कालिदास जी ने। बहुत प्रख्यात कवि हुआ करते थे, लेकिन ये शुरुआत से इतने फेमस नहीं थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा वो हुआ करते थे, बाद में इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ माता जी से और बहुत फेमस कवि हुए। आगे बात करते हैं अमर सिंह की। अमर सिंह शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के रचयिता थे, शब्दकोश में बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने बुक लिखी है अमर कोश शब्दावली। अमर कोश शब्दावली पुस्तक किसने लिखी है? अमर सिंह जी को लिखी है। अगला वारामिहिर भैया खगोल शास्त्र में एक्सपर्ट हुआ करते थे। सोचिए हमारे देश के लोग उस समय से कितने ज्यादा एक्सपर्ट थे, वो अभी से एस्ट्रोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी साइंस आया भी नहीं ढंग से। तो वराह संहिता के बारे में, वराह संहिता पुस्तक कौन लिखे हैं? वारामिहिर लिखे हैं। अगला मिलेगा वररुचि व्याकरण में एक्सपर्ट थे और संस्कृत व्याकरण बुक लिखी उन्होंने, संस्कृत की व्याकरण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला मिलेंगे शंकु वास्तुकला में थे और शिल्प शास्त्र की बुनियादी पुस्तक लिखी है। अगले मिलेंगे बेताल भट्ट, आपने सुना होगा विक्रम बेताल के बारे में, जादूगर हुआ करते थे और मंत्र शास्त्र की पुस्तक लिखी है। और लास्ट मिलेगा हरिशेन, ध्यान दीजिएगा हरिशेन वो वाला नहीं, दूसरा हरिशेन है जिसमें कवि मिलता है और कविताओं में काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। तो ये सभी के सभी वृत्तांत, सभी जो 9 लोग हुआ करते थे किसके दरबार में हुआ करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसलिए याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास में 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। और इसी के दरबार में एक चीनी आते थे, इसका नाम हुआ करता फाहियान। ध्यान दीजिए, अभी गुप्त वंश खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी सारे राजा आना बाकी है, लेकिन एक वीडियो में इतना कवर करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए गुप्त वंश का जो सेकंड पार्ट है हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसमें कुछ राजा बचे, कुमार गुप्त बचा है, स्कंद गुप्त बचा है, इसके बाद कुछ गुप्त बचे, भानुगुप्त बचा है, अंतिम विष्णुगुप्त बचेगा। उसके बाद हम उसी के अंदर सामाजिक व्यवस्था, गुप्तों की व्यवस्था सारी ऐड कर देंगे। तो अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।